Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy. लास्ट वीडियो में हमने जो कि पार्ट 1 थी जस्टिस की, उसमें हमने जस्टिस क्या होता है उसका मीनिंग मतलब समझने की कोशिश की थी। साथ ही में प्लेटो और एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस और डायमेंशन ऑफ जस्टिस और सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो टाइप्स ऑफ जस्टिस। बेसिकली दो टाइप्स होते थे जस्टिस के जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। एक होता है सब्स्टेंटिव और दूसरा कौन सा होता है प्रोसीजरल जस्टिस। ओके, सो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जैसे कि सभी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को पता है कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है इनका। इनकी ये थ्योरी इतनी फेमस थी कि इनको कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से जो है पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हुआ है। ठीक है, फिर से जन्म हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी का, आइडियोलॉजीज का। जैसे कि हमें पता है कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर या 1960s के बाद ऐसा कहा जाता था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी डेथ हो चुकी है या एंड ऑफ आइडियोलॉजी का वो पीरियड चल रहा था। तब कोई न्यू थ्योरी नहीं आ रही थी। ठीक है, कोई न्यू कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में नहीं आ रहा था। तभी जो है 1971 में जॉन रॉल्स ने जो है एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी उनकी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। इसी के लिए इनको कहा जाता है दैट ही इज अ पॉइनर ऑफ द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए जानते हैं जॉन रॉल्स के बारे में। देखिए, जॉन ब्रॉडली रॉल्स इनका पूरा नाम है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो है ये है जॉन रॉल्स। ही वॉज एन अमेरिकन मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करते थे, मॉरल और पॉलिटिकल फिलोसोफर इनको जाना जाता था। साथ ही ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से या कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, तो देखिए ये लिबरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, लिबरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। साथ ही में इनको ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज डिफेंस ऑफ इगैलिटेरियन लिबरलिज्म। ठीक है, इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मीनिंग जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से बताता हूं। इगैलिटेरियन थिंकर्स वो होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल की इक्वेलिटी पर ज्यादा इंफेसिस देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। और उसी के डिफेंस में जो है वो जॉन रॉल्स की थ्योरी है। बेसिकली जॉन रॉल्स ने देखिए 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं। यहाँ पे डेट के साथ मैंने दिए हैं बिकॉज एग्जाम में डेट्स पूछे जाते हैं। मे बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जॉन रॉल्स की बुक बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको डेट से याद होना बहुत जरूरी होता है। जब सबसे पहली बुक जो आई थी वो 1958 में आई थी जॉन रॉल्स की, जिसका नाम था जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, ये एक आर्टिकल था, एक ऐसे के तरह से उन्होंने इसे पब्लिश किया था। जो उनकी मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जिसकी वजह से उनको कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हुआ है, वो बुक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही में 1993 में इनकी और एक किताब आई थी जिसका नाम था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ओके, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और लास्ट इनकी जो बुक आई थी वो 1999 में आई थी जिसका नाम था द लॉज ऑफ द पीपल। तो ये 4 बुक्स जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन रॉल्स द्वारा लिखे गए। आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा, तो डेट्स भी याद रखने होंगे कब ये पब्लिश हुई थी। देखिए, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, इतनी ज़्यादा जो है वो हर जगह पे इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे थे कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, बिल क्लिंटन, इन्होंने कहा था दैट जॉन रॉल्स एज परहैप्स द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, इनको इस तरह से बताया गया था, बिल क्लिंटन द्वारा इनको प्रेस किया गया था कि ये 20वीं शताब्दी के सबसे महान पॉलिटिकल फिलोसोफर है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, सबसे महान पॉलिटिकल फिलोसोफर के नाम से भी इनको जाना जाता है 20वीं शताब्दी के। अब इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें वो किस चीज की बात करते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस ही टॉक्स अबाउट द फेयरनेस। ठीक है, अब फेयरनेस यानी हर चीज में क्या है, सबको समान। अब किस चीज में समानता, इक्वल बेसिक राइट सबको मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। दैट मीन्स एवरीबडी शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू अर्न देयर लाइवलीहुड। साथ ही में प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो उनकी ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये इसी के अराउंड घूमने वाली है। अभी आगे हम देखेंगे। देखिए, इक्वल बेसिक राइट्स,
इक्वल अपॉर्चुनिटी और साथ ही में जो लीस्ट एडवांटेज पीपल है यानी कि समाज के कम से कम लाभ वाले सदस्यों के हित को बढ़ावा देना, यही इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस का इसेंस है। देखते हैं जॉन रॉल्स के बारे में फिर से, कहाँ से उनको मोटिवेशन मिला था, किन थिंकर से वो जो है इन्फ्लुएंस थे, उसके बारे में भी देखेंगे। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज रॉल्स अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ जस्टिस and theoretical program for establishing political structure designed to preserve social justice and individual liberty। ठीक है, क्या था इसकी जो इन्होंने जो थियरी ऑफ जस्टिस दिया था उसके पीछे इनका एक रीजन क्या था कि एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पे क्या होंगी, प्रिजर्व होंगी सोशल जस्टिस और साथ ही में लोगों को क्या मिलेंगी, इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी यहाँ पे अगेन स्टैंड्स फॉर व्हाट, लिबर्टी स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। सबको देखिए, इंडिविजुअल थिंकर थे, इगैलिटेरियन थिंकर थे, तो ये हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। इनका कहना था कि समाज में जो है वो सामाजिक न्याय होना चाहिए, साथ ही में सबको क्या मिलना चाहिए, सबको, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने की। थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल बिगेन विद द स्टेटमेंट, एक फेमस स्टेटमेंट है इनका, देखेंगे, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब क्या होता है, दैट अ गुड सोसाइटी इज वन स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं एंशियंट पीरियड से, जैसे कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था, तो प्लेटो ने भी कहा था कि अगर आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, अगर आपको एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, तो वहां पे जस्टिस होना बहुत जरूरी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज वेरी नेसेसरी। वैसे ही जॉन रॉल्स का भी कुछ सिमिलर कहना है कि अगर आपको एक अच्छा सोशल इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक अच्छा सरकार बनाना है, आप बोल सकते हो, या अच्छा एक गवर्नमेंट बनाना है, या एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे वहां पे, कि वो लोग जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करें या जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड उनका इंस्टीट्यूशन हो। जॉन रॉल्स वॉज एन लिबरल, इंडिविजुअलिस्टिक एंड इगैलिटेरियन थिंकर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कौन से हैं, लिबरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, इंडिविजुअल की राइट्स के ऊपर ज्यादा इंफेसिस देते हैं, इंडिविजुअल की इक्वेलिटी के ऊपर ज्यादा इंफेसिस देते हैं, इसीलिए इनको लिबरल और इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर भी कहा जाता है। देखिए, जॉन रॉल्स क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जैसे कि हमें पता है कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस किसके अराउंड रहता है, कि मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम नंबर, यानी कि मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, ये यूटिलिटेरियन थिंकर का जो है वो प्रिंसिपल होता है। और जॉन लॉक इसे क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलिटेरियन थिंकर के फादर कौन है, देखिए, बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म के फादर कहा जाता है, और जेएस मिल जो है वो सबसे बड़े एडवोकेट है यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी के या यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी के। जॉन रॉल्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जॉन लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 3 लोगों ने दिया था। ठीक है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्विस रूसो ने। तो जॉन लॉक से जो है वो जॉन रॉल्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। किन बातों से इन्फ्लुएंस थे जॉन लॉक के, उनके स्टेट ऑफ नेचर से, साथ ही में उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉन रॉल्स। साथ ही में इमैनुअल कांट का जो रैशनलिज्म था, जिसे हम विवेकवाद भी कहते हैं, तर्कवाद भी कहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जॉन रॉल्स। अब देखिए, इमैनुअल कांट का रैशनलिज्म क्या बताता है, दैट इंडिविजुअल्स आर एंड इन इटसेल्फ, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, इंडिविजुअल्स आर एंड इन इटसेल्फ मींस दैट मनुष्य अपने आप में ही पूर्ण है ना, मनुष्य अपने आप में ही साध्य होता है, ऐसा इमैनुअल कांट का कहना था। देखिए, जॉन लॉक और इमैनुअल कांट के बारे में हम जब पॉलिटिकल थिंकर्स का हमारा चैप्टर या सेशन स्टार्ट करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जॉन रॉल्स से जो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप इस लेक्चर के एंड तक आपका जो जितने भी कंसेप्ट है
जॉन रॉल्स से रिलेटेड या उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी, जो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या है एक्चुअली। ओरिजिनल पोजीशन का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, वो क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, वो भी देखेंगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनका। उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसी में ये सारे कंसेप्ट दिए हैं उन्होंने। अगर आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस समझना है तो आपको ये सारे पॉइंट्स या जो कंसेप्ट दिए हैं जॉन रॉल्स ने, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। साथ ही में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थियरी थी जॉन रॉल्स की, जो कि इन्फ्लुएंस थी जॉन लॉक से, उसे स्टडी करेंगे। साथ ही में जब वो कहते हैं जस्टिस को वो फेयरनेस कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज जस्टिस एज अ फेयरनेस, उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दो प्रिंसिपल है जॉन रॉल्स के, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, थ्राइव होता है, तो उन प्रिंसिपल्स को भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी जॉन रॉल्स की थियरी। देखिए थियरी में जॉन लॉक्स क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस डिस्क्राइब अ सोसाइटी ऑफ फ्री सिटीजन्स होल्डिंग इक्वल बेसिक राइट्स कोऑपरेटिंग विद इन इगैलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे उनकी जब वो बात करते हैं दैट थियरी, उनकी जस्टिस को वो फेयरनेस कहते हैं, तो वो डिस्क्राइब कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हर एक इंडिविजुअल कैसा हो, हर एक सिटीजन कैसा हो, फ्री हो, उसको हर तरह के राइट्स मिले, हर तरह की लिबर्टी मिले। साथ ही में सबके पास क्या होना चाहिए, इक्वल बेसिक राइट्स होने बहुत जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक्स। साथ ही में क्या होना चाहिए, इगैलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे इगैलिटेरियन का मतलब अगेन क्या है, इक्वलिटी पे इंफेसिस देना हर एक इंडिविजुअल की, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन इगैलिटेरियन प्रिंसिपल, जहां पे हर एक जो है इंडिविजुअल को पूरा अवसर मिले अपना लाइवलीहुड अर्न करने का। ठीक है, जो बिजनेस वो करना चाहता है, जिस तरह से वो पैसे का जो भी उनका मीन होता है पैसे अर्न करने का, वो कर सके, उसे ही कहा जाता है इगैलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखते हैं ओरिजिनल पोजीशन में क्या कहते हैं जॉन रॉल्स। ठीक है, देखिए ओरिजिनल पोजीशन आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ओरिजिनल पोजीशन में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। आपने गजनी मूवी देखा होगा, आमिर खान का बहुत ही फेमस मूवी है गजनी। उसमें जिस तरह से वो भूल जाता है, बार बार उसे जो डिसीज होता है उसकी वजह से वो भूल जाता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था या वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी भूल जाता है। ओरिजिनल पोजीशन कुछ उसी तरह से होती है, जहां पे आपको पता नहीं होता है कि आप कौन हो, क्या थे, या आगे जाके क्या बनने वाले हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं ही फर्स्ट सजेस्टेड अ न्यू वे टू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, द ओरिजिनल पोजीशन। The original position, in original position, you must ask people to imagine that a group of people will get to decide the principle of जस्टिस। ठीक है, आप क्या कहोगे, यहाँ पे आपने एक ग्रुप को कहा कि आप जो है वो जस्टिस का प्रिंसिपल बनाइए। ओके, लेकिन जो लोग प्रिंसिपल बना रहे हैं वो खुद किस पोजीशन में रहेंगे, ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे, यानी कि गजनी बन जाएंगे एक तरह से। ठीक है, जब वो गजनी बन जाएंगे तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि उनके पास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, उनको ये भी पता नहीं है कि वो कौन है, उनका क्या समाज में ओहदा है, साथ ही में वो फ्यूचर में जाके क्या बनने वाले हैं, क्या वो जाके अंबानी बनने वाले हैं, क्या वो कोई एक हीरो बनने वाले हैं, या एक आम आदमी रहने वाले हैं। तो उनको किसी भी तरह का कोई भी आइडिया नहीं होता है ओरिजिनल पोजीशन में। दिस पीपल डू नॉट नो हु they are self interested and they know everything science has to offer। यानी कि देखिए उनको अपने बारे में कुछ नहीं पता, सेल्फ इंटरेस्ट वो अपना देखेंगे, साथ ही में वो क्या देखेंगे, जो भी साइंस उनको ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएंगी जॉन रॉल्स की ओरिजिनल पोजीशन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स ह्यूमन नेचर किस तरह से होता है। देखिए जॉन लॉक और साथ ही में इमैनुअल कांट से इन्फ्लुएंस थे जॉन रॉल्स। तो देखिए उनका क्या कहना है, सेम एज जॉन रॉल्स ह्यूमन इज रैशनल। ठीक है, रैशनल यानी कि क्या है, तर्कवाद, विवेकवाद। ह्यूमन कैसा होता है, विवेकवादी होता है, ऐसा जॉन लॉक का कहना था। और सेम स्टेटमेंट दिया है थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स ने।
अब देखिए रैशनल यानी कि एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन इंटरेस्ट विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हार्म एंड जेलेसी टुवर्ड्स अदर। अब रैशनलिज्म में क्या होता है, देखिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में रैशनल होता है, ठीक है। आप क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है, ये सब रैशनैलिटी पे आपके डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि आप बहुत सारे लाइफ में पैसे कमाओ, ठीक है, बहुत ही एक ऊंची पोजीशन पे जाओ, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, फिर एसोसिएट बनो, फिर एचओडी बनो, फिर कोई कॉलेज के प्रिंसिपल बनो, वाइस चांसलर तक चले जाओ, ठीक है। तो लेकिन आप रैशनल हो, आप क्या चाहते हो, आपके जो सीनियर है आप उनको मार के उनकी जगह पे जाना चाहते हो क्या? नहीं, है ना। आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप हर बार क्या चूज करते हो, एक सही रास्ता चुनते हो आप पैसे कमाने का, जहां पे आप किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, आप अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहते हो, ना ही आपके मन में किसी के लिए जेलेसी होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप क्या बन जाओगे, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, जो अपना भला तो देखता है लेकिन अपनी भलाई के लिए किसी का बुरा नहीं करता है, उसी को ही कहा जाता है रैशनल ह्यूमन बीइंग। आई होप आप सभी रैशनल ह्यूमन बीइंग्स हो। देखिए साथ ही में बेसिक ह्यूमन नेचर कैसा होता है, इंडिविजुअल प्रिफर लेस डेंजरस पाथ और लेस वर्स्ट कंडीशन। अब यही एक सिचुएशन होती है, मान लीजिए एक अंधेरे में, रात में आप अंधेरे में कहीं जा रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है, ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल समझिएगा तब कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसलिए मैं बार बार ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लीजिए आप रात के अंधेरे में कहीं से जा रहे हो और आपको पता है कि इस गली से जाने पर या इस रास्ते से जाने पर सामने कोई चोर या जो भी होते हैं, ठीक है, बर्गलर्स वहां पे खड़े होंगे, और एक रास्ता आपको पता है जहां पे वो रास्ता बहुत सेफ है, तो आप क्या करोगे, आप खुद से जाओगे क्या जहां पे चोर खड़े रहते हैं उस एरिया से? कतई ही नहीं जाओगे। आप कहां से जाओगे, जहां से आपको सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी। यानी कि ह्यूमन इंडिविजुअल्स ऑलवेज प्रीफर द लीस्ट डेंजरस पाथ, है ना। अगर हमें पैसे भी कमाने हैं, फिर से वही पैसे वाला एग्जांपल में अगर देखा जाए, तो अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हम क्या कर देखते हैं, लीस्ट डेंजरस पाथ के थ्रू पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, जहां से, जैसे कि अगर आप चोरी करते हो तो वो डेंजरस पाथ है, अगर आप पकड़े जाओगे तो आपका पैसा भी चले जाएगा, साथ में जेल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत से पैसे कमाते हो तो आपसे वो पैसा कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो तो नेसेसरी है ना सबके लिए। चलिए अब देखते हैं जॉन रॉल्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। देखिए रूसो, हॉब्स, जॉन लॉक, तीनों ने भी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनका, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, अगर हम जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या हम रूसो की या हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो तीनों ने भी कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब लोग एक साथ मिलकर एक कायदा या एक कानून बनाते हैं, ठीक है, उसे कहा जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सब लोग मिलकर एक साथ, ठीक है, कुछ चीजें या कुछ कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं समाज के लिए, तो उसके कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जॉन रॉल्स वांटेड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। क्या चाहते थे वो, इक्वेलिटी के, वो जब वो ज्यादा सपोर्टर है तो वो क्या कहेंगे कि ऐसा समाज में चाहते थे जहां पे किसी भी तरह की असमानता ना हो, ठीक है, इन इक्वेलिटीज ना हो। सोसाइटी इन विच नेचुरल गुड्स एंड फिजिकल गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल के ठीक है सपोर्टर थे जॉन रॉल्स। उनका कहना था कि सोसाइटी में जो नेचुरल गुड्स है और फिजिकल गुड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वली और फेयर मीन से सब में समान होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल गुड्स और फिजिकल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। नेचुरल गुड्स वो होते हैं, नेचुरल गुड्स आर दोज टैलेंट्स एंड कैपेसिटीज विथ विच यू आर बॉर्न, ठीक है। यानी कि जो जन्म लेती है आपके अंदर जो टैलेंट होता है, कैपेसिटीज होती है, ठीक है, जो कि नेचुरल गुड्स होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि पानी, हवा हो गया, ठीक है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। ये आपको कैसे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं। साथ ही में दूसरे होते हैं फिजिकल गुड। अब यहाँ पे फिजिकल गुड कौन से हो जाएंगे, यानी कि ऐसी मटेरियल रिसोर्सेज जो कि मैन मेड हो, है ना। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको हर तरह की ऐशो आराम मिले जिंदगी में, अब समर चल रहा है, आप सब चाहते हो अपने घर पे एक एसी हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का फिजिकल गुड हो जाएगा। और जॉन रॉल्स कहते हैं अगर आपको ऐसी सोसाइटी बनानी है कि जो कि एक फेयर सोसाइटी रहेंगी, अच्छी सोसाइटी रहेंगी,
तो उनको जो है वो नेचुरल गुड्स और फिजिकल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली और फेयरली सबके बीच में करना चाहिए। It requires just and fair principle to govern the society. Now the question arises, who will decide this principle, that this principle could be fair and justice? अब देखिए, समाज में सबको हर तरह का समान अवसर मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम लिबर्टी मिलनी चाहिए, नेचुरल गुड्स फिजिकल गुड्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, ये समाज में होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये समाज में प्रिंसिपल बनाएगा कौन? ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, तो वो क्या करेगा? देखिए, सबका मन करप्ट होता है, सब चाहते हैं कि हम दूसरे से ज्यादा पैसे कमाएं, दूसरे से ज्यादा सक्सेस हो। और अगर इसी भावना से अगर आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें आप सिर्फ एक मेजॉरिटी क्लास के लिए ही भलाई करने की बात करते हो, तो आप समाज में इनइक्वेलिटी ला रहे हो, जो कि जॉन रॉल्स नहीं चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन को इमेजिन करिए। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन जो कि मैंने आपको अभी बताई थी क्या होती है ओरिजिनल पोजीशन। तो जॉन लॉक कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन को इमेजिन करिए वेयर एवरीवन डिसाइड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अब वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन में जो लोग रहेंगे, ठीक है, वही बनाएंगे जस्टिस का प्रिंसिपल। ओके, वही जो है वो एक कायदा बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे, एक लॉ बनाएंगे। ठीक है, विच बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ नेचर इन लॉक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि जॉन लॉक के जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वो इन्फ्लुएंस थे, स्टेट ऑफ नेचर से इन्फ्लुएंस थे। तो जॉन रॉल्स ने भी कहा कि उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? जॉन लॉक की जो हाइपोथेसिस थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जहां पे लोग एक साथ आकर एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, देखिए यहाँ पे लोग साइन कर रहे हैं सब मिलकर। ठीक है, तो एक तरह का वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा किसमें, और ये कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे बनेगा? जब लोग ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे। अब देखते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अत्यधिक अज्ञानता, इतनी अज्ञानता कि जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, क्या थे या क्या होने वाले हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं होती है। ठीक है, तो जॉन लॉक कहता है वेल ऑफ इग्नोरेंस एक तरह की उनकी जो है वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि उनका जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो एक तरह की हाइपोथेसिस होती है। अब आपको बता दूं मैं हाइपोथेसिस होती क्या है। बेसिकली हाइपोथेसिस, जैसे कि आप कोई भी एक मूवी देखते हो तो मूवी के स्टार्ट में लिख कर आता है कि अंदर दिए गए जितने भी कैरेक्टर हैं उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। सॉरी, यानी कि हाइपोथेसिस यानी कि बनी बनाई कहानी जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, वो एक सिर्फ हाइपोथेसिस होता है, बस एक कहानी होती है। ठीक है, तो जॉन लॉक कहता है वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, which is an imaginary hypothetical situation when the member of the state of nature build up a society of all them where the prisoners of a veil of ignorance। ठीक है, अब सब लोग क्या रहेंगे? अत्यधिक अज्ञानता के पीछे रहेंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे, उसके प्रिजनर्स रहेंगे। ठीक है, आपने एक मूवी है ये विल स्मिथ का मैन इन ब्लैक, उसमें विल स्मिथ क्या करते हैं कि एक उनका गैजेट होता है, उसे फ्लैश करते हैं आंखों में और आप हर चीज भूल जाते हो। ठीक है, तो कुछ उसी तरह से वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं वेल क्या होता है। ठीक है, वेल इज एन इसेंशियल ब्लाइंड पीपल टू ऑल फैक्ट्स अबाउट देमसेल्फ, यानी कि वेल यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अपनी सारी सच्चाई को क्या कर सकते हो? भूल जाते हो, अनदेखा करते हो, या आपको पता ही नहीं होती है कि सच्चाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने देखा था ओरिजिनल पोजीशन में, मैंने आपको कहा था गजनी मूवी के कैरेक्टर को इमेजिन करिए। ठीक है, आमिर खान को इमेजिन करिए। आई होप सबने गजनी मूवी देखी ही होंगी कभी ना कभी लाइफ में। ठीक है, बहुत पुराना मूवी है वैसे तो उसमें क्या होता है कि वो हर एक चीजों को भूल जाता है, खुद का नाम तक भूल जाता है, खुद का घर भूल जाता है, अपने आसपास वालों को भूल जाता है। वैसे ही जॉन लॉक कहता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसा हाइपोथेसिस है, एक ऐसी ओरिजिनल पोजीशन है जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या उनके पास्ट में क्या हुआ था। अब ये चीज क्यों जरूरी है? ठीक है, वाई वेल ऑफ इग्नोरेंस इज नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आज के टाइम में अगर हम कोई एक न्याय का कानून बनाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग रिच है, तो वो क्या कानून बनाएंगे
कि रिच लोग कोई भी तरह का गुनाह कर दे उन्हें किसी भी तरह की पनिशमेंट ना होगी, क्योंकि हर एक इंसान सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। तो जो जो जिस तरह का थ्योरी ऑफ जस्टिस सोसाइटी में लाना चाहते हैं जॉन लॉक, वो तो कभी आएगा नहीं, फिर तो इनइक्वेलिटी हो जाएंगे। तो जॉन लॉक इसीलिए कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जस्टिस जो है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनना चाहिए। अब क्यों बनना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान या आप ले लीजिए अमिताभ बच्चन ले लीजिए, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है एग्जाम्पल में ले लीजिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस समझने के लिए एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर अमिताभ बच्चन साथ ही में अंबानी, ये दोनों जो है वो एक सोसाइटी के सिटीजन हैं। अब वो दोनों सोसाइटी में चाहते हैं कि एक तरह का थ्योरी ऑफ जस्टिस लाया जाए, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है दोनों भी, ठीक है, अंबानी भी वेल ऑफ इग्नोरेंस में है और अमिताभ बच्चन भी वेल ऑफ इग्नोरेंस में है। अब उन दोनों को पता नहीं है कि वो हीरो है या भविष्य में जाके हीरो बनने वाले हैं या एक अमीर आदमी बनने वाले हैं। तो वो क्या कहेंगे, जैसे कि जॉन रॉस ने कहा था कि ह्यूमन बींग्स ऑलवेज चूज द लीस्ट डेंजरस पाथ, यानी कि अब उनको पता नहीं कि उनके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में उनको पता है कि वो एक आम आदमी है, भविष्य का उनको पता नहीं है कि वो आगे जाके हीरो बनेंगे या इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन बनेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जहां पे फ्यूचर में उनको सिक्योरिटी मिल पाए, यानी कि एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सबको समान हक मिले, सबको समान अवसर मिले, ठीक है। या तो और एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि आप किसी एक पार्टी में गए हो, ठीक है, और आपका समझ लीजिए आपका बर्थडे है और आपको कहा गया है कि आप केक का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब आप क्या करोगे, अगर आपने एक केक का बड़ा हिस्सा अपने लिए रख दिया, ठीक है, और जब सारे दोस्त आ गए और आपने जो अपने लिए जो बड़ा टुकड़ा रखा था केक का वो किसी और दोस्त ने उठा लिया, तो फिर आप क्या कर दो, आपको क्या कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए आप क्या करोगे, जब आपको पता है कि एक साथ बहुत सारे जो दोस्त है वो एक साथ टूटने वाले हैं केक के ऊपर, तो आप क्या करोगे, केक के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एक के समान टुकड़े करोगे, है ना, ताकि अगर आपके हक में केक का जो भी टुकड़ा है वो दूसरे के जैसा ही हो या दूसरे के जितना ही बड़ा हो, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले। तो आप इस जब आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हो तब आप क्या करोगे, एक ऐसा जस्टिस का एक प्रिंसिपल बनाओगे, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जिससे आगे जाके आप क्या करोगे, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप जिन चीजों को डिजर्व करते हो, है ना। आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी और किसी दूसरे के साथ भी नाइंसाफी नहीं होंगी। इन दिस वेल ऑफ इग्नोरेंस पीपल विल नो ओनली बेसिक कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट एंड देयर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस में आपको कोई भी बात पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता है, जो बेसिक कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट्स होते हैं, जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है। अब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में हम ले लेते हैं कि खाना, हमें कोई भी चीज पता नहीं है लेकिन हमको ये पता है कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। तो जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे हम उसमें ये जरूर डालेंगे कि जब भी फ्यूचर में खाना बट रहा हो तब वो खाना सबको समान मिले, ठीक है, सबको एक एक थाली खाना मिले, किसी को भूखा रहने की जरूरत ना पड़े। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे लीस्ट डेंजरस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। दैट इज योर वेल ऑफ इग्नोरेंस। आई गेस वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको इतने सारे एग्जाम्पल मैंने बताए अब तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जॉन रॉल्स का जस्टिस एज फेयरनेस। अब वो जस्टिस को फेयरनेस क्यों कहते हैं, ठीक है, देखिए फेयरनेस मींस जस्टिस शुड रीच टू द लीस्ट एडवांटेज पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज का वो तबका जिसको आज तक किसी भी तरह का कोई भी हम बोल सकते हैं कि सुविधा नहीं मिल रही है, उन तक भी ये समाज में सुविधा पहुंचाई जाए, ठीक है, तभी उसे फेयरनेस कहा जाएगा, है ना। समाज के हर एक गरीब से गरीब आदमी को और अमीर से अमीर आदमी को एक तरह का हक मिले, हर एक एडवांटेज मिले जो कि एक अमीर को मिल रहा है, सिमिलरली वही गरीब को भी मिलेगा, तब उसे जाके हम क्या कहेंगे, फेयरनेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी की उसकी एक कमजोर कड़ी, ठीक है। जैसे कि गांधी जी का भी कहना था कुछ इसी तरह से कि आप जो है वो सिटी तो डेवलप हो रही है, आप छोटे गांव को भी डेवलप करो, ठीक है, ताकि आपका स्टेट स्ट्रांग बने, ठीक है। कुछ इसी तरह का ये एग्जाम्पल है कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे
कमजोर कड़ी मजबूत होती है ना। एक जंजीर आप एग्जाम्पल के तौर पे खुद बना लीजिए, एग्जाम्पल की एक जंजीर होती है, अगर उस एक जंजीर का अगर कोई भी एक हिस्सा अगर कमजोर रह जाता है तो जंजीर आसानी से टूट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सारी ही जंजीर एक समान मजबूत हो तो उस जंजीर को तोड़ना इम्पॉसिबल बन जाता है। तो उसी को ही कहा जाता है फेयरनेस। फेयर जस्टिस, फेयर प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड एंड कैनॉट बी अचीव्ड विदाउट वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब समाज के सारे ही लोगों को आपको जो है वो मजबूत करना है, ठीक है। यानी कि उन सभी को आपको फेयर प्रिंसिपल के थ्रू हर एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना बहुत जरूरी होता है ना। अगर आपको यही पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे कि लीस्ट डेंजरस पाथ आप चूज कर रहे हो, यानी कि आप कहाँ पे हो, वेल ऑफ इग्नोरेंस में हो। और अगर समाज में फेयर जस्टिस प्रिंसिपल लाना है, ठीक है, सबको हर एक चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस के द्वारा ही वो किया जा सकता है। नॉर्मली पीपल हैव मेनी प्रिजुडाइज दैट वुड नॉट लेट देम फेयर प्रिंसिपल। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होते हैं। और अगर हम सेल्फिश रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है, और वो समाज में इनइक्वालिटी ला सकता है। इसीलिए वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना बहुत जरूरी होता है, ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। अब क्या एम है उनका इन सारी चीजों के पीछे, ठीक है, क्या एम है उनका, ठीक है, टू प्रिंसिपल, ठीक है, टू प्रपोज प्रिंसिपल टू गाइड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन सच अ वे दैट इट इंडिविजुअल रिसीव अ फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। एक ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर अपना पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, बनना चाहिए, जहां पे हर एक इंडिविजुअल को क्या मिलेगा, सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं उनके दो प्रिंसिपल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक के दो प्रिंसिपल। देखिए अक्सर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, आइदर वो पीजीटी का इंटरव्यू हो या यूजीसी नेट का हो, अगर देखिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, जो मेरे साथ हुआ था इंटरव्यूज में, ठीक है, देखिए मैं जब डीयू यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे रहा था तब मुझे ये पूछा गया था कि व्हाट इज जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड व्हाट इज फेयरनेस मीन्स बाय जॉन लॉक। तो पहले मैंने उसका जवाब दिया, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे दो क्रिटिसाइजर के नाम बताओ जो जॉन लॉक को जो जॉन लॉक के क्रिटिक है, क्रिटिसाइज करते हैं उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को, ठीक है। मैंने वो भी बता दिए, जैसे कि कम्युनिटर हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। लाइब्रेटेरियन क्रिटिक हो गए, रॉबर्ट नॉजिक, खुद एक जो कि दोस्त थे जॉन लॉक के, लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। साथ में मुझे पूछा गया कि दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताइए जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ जस्टिस के, ठीक है। तो ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए ये, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऑफकोर्स। तो दो प्रिंसिपल कौन से होते हैं जॉन लॉक के, देखिए इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, यहाँ पे इक्वल लिबर्टी यानी कि क्या है, स्वतंत्रता, सबको क्या होनी चाहिए, समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैक्सिमम लिबर्टी शुड बी देयर फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अब किस तरह की लिबर्टी, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह ये सारे फ्रीडम आपको मिलने बहुत जरूरी होते हैं, और वो आपको कब मिलेंगे, जब आप इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल के ऊपर आपका जस्टिस बेस्ड होगा, तभी जाके आपको हर तरह के जो है वो अधिकार मिलेंगे। साथ ही में उनका जो सेकंड प्रिंसिपल है उसे वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो उनका सेकंड प्रिंसिपल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। कहीं कभी कभी आपको नेट पे ये भी दिखाई देता है कि जॉन लॉक के तीन प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग है। उनके तीन प्रिंसिपल नहीं है जस्टिस के, उनके सिर्फ दो ही प्रिंसिपल है, ठीक है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उन्होंने, ठीक है, तो इसे दो ही कंसिडर किया जाना चाहिए। तो देखिए पहला तो हमने देखिए इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, दूसरा था इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यानी क्या है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, क्या करने का, अगेन यहाँ पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, फ्रीडम ऑफ थॉट का, साथ ही में प्रॉपर्टी अक्वायर करने का, अपना लाइवलीहुड अर्न करने का, ठीक है, सबको समान हक मिलना चाहिए। दिस प्रिंसिपल आर अगेंस्ट इनइक्वालिटीज परसिस्टिंग इन दिस सोसाइटी। The idea that people ought to be compete on the equal terms on an equal playing field or advantage offices and positions, ठीक है। अब यहाँ पे वो किस चीज की बात करते हैं, वो खुद इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट बात करते हैं। वो करते हैं, कहते हैं जब समान अवसर सबको दिया जाना चाहिए, तब देखिए हर एक बंदा एक पोजीशन में रहेगा, ठीक है, जहां से उसको समान हक मिलेंगे,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो समाज में बहुत ज़्यादा रिच है उसको कम हक मिलना चाहिए या जो गरीब है उसको कम हक मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे और एक प्रिंसिपल वो देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है। अब डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, दैट इकोनॉमिक जो जिस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि समाज में इंडिया की जो है वो मैक्सिमम पॉल्यूशन जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है। उनका जो इनकम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला इनकम है। तो अब जब इक्वलिटी हम इक्वली हर एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तब जॉन लॉक उनके डिफरेंस प्रिंसिपल में कहते हैं कि जो लोग लीस्ट एडवांटेज मेंबर है सोसाइटी के, जो लोग बहुत ज्यादा गरीब है, उनके लिए हमें काम करना बहुत जरूरी होता है। इसी डिफरेंस प्रिंसिपल को आप इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम भी बोल सकते हो, है ना। हर एक चीज में रिजर्वेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी के लोगों को, जो कि बहुत ही फेयर है। ठीक है। जो कि हमें किसने दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, जल्दी बताइए कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, वो है अंबेडकर जी। ठीक है। जल्दी ही उनका जो है वो जयंती आने वाला है, कल ही जो है उनका जयंती आने वाला है। 14 अप्रैल को उनका जयंती होता है, बर्थडे होता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का। उन्होंने भी रिजर्वेशन सिस्टम दिया था, उसी को ही डिफरेंस प्रिंसिपल कहा है जॉन लॉक ने, सॉरी जॉन रॉल्स ने। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस प्रिंसिपल क्या होता है। जब समाज के लीस्ट एडवांटेज लोगों के लिए आप काम करते हो, उसे ही कहा जाएगा डिफरेंस प्रिंसिपल। देखिए पहले तो कहते हैं वो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, बाद में खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, खुद बोलते हैं कि जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर है उनके लिए सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को काम करना या गवर्नमेंट को काम करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ये उनके दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जॉन लॉक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस की। जॉन रॉल्स फॉलोज लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेडिशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो खुद एक लिबरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन देखिए लिबरल ट्रेडिशन में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस होते हैं, क्लासेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा है क्लासिकल, मॉडर्न, नियो लिबरल। ठीक है। अलग अलग तरह के, लाइब्रेटेरियन एक होते हैं। तो वो सबके देखिए आइडियोलॉजी सबकी लिबरल लिबर्टी की है, सबका बेसिक प्रिंसिपल लिबर्टी है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, कम्युनिटेरियन भी लिबर्टी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल की लिबर्टी पे नहीं, कम्युनिटी की लिबर्टी पे ज्यादा इंफेसिस देते हैं। वैसे ही जॉन रॉल्स जो थे वो लिबर्टी प्रिंसिपल के या ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्हें इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर, इगैलिटेरियन थिंकर भी इनको कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज नाइदर डिवाइन नॉर आउटकम ऑफ सोसाइटी। ठीक है। यानी कि कोई भगवान आपको जस्टिस नहीं देगा, ठीक है, कोई सोसाइटी अपने आप जस्टिस नहीं बनाएंगी, आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस में रह के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलने वाला है। इंडिविजुअल आर कंसल्ड एज एटम्स दैट आर फ्री फ्रॉम द सोसाइटी बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है। एक एटम कंसिडर किया उन्होंने इंडिविजुअल को, उन्होंने कहा कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में कैसे रहेंगे, सब समान रहेंगे। और वेल ऑफ इग्नोरेंस मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ मेनी मेनी एग्जांपल्स। तो आई होप वेल ऑफ इग्नोरेंस समझ गए आप। जॉन रॉल्स एम्फेसिस ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ऑफ जस्टिस। जैसे कि हमने देखा था कि जॉन रॉल्स का जो प्रिंसिपल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, लिबर्टी प्रिंसिपल, दोनों भी चीज किसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, जो सोसाइटी के रिसोर्सेस है वो समाज के हर एक इंडिविजुअल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, जैसे कि नेचुरल गुड्स हो गए और फिजिकल गुड्स हो गए। ही जस्टिफाइज हिज डिफरेंस प्रिंसिपल बाय जस्टिफाइड टैक्सेशन। ठीक है। अब हमें पता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जस्टिफाइड टैक्सेशन क्या होता है। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, और जब वो ज्यादा टैक्स सरकार किस चीज के लिए इस्तेमाल करती है, सोसाइटी की जो लीस्ट एडवांटेज लोग हैं उनके हित में, उनके लिए वो टैक्स की जो मनी है वो यूज किए जाते हैं। तो ये था हमारा जॉन लॉक का, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। उसमें हम देखेंगे कम्युनिटेरियन क्रिटिक जैसे कि माइकल वॉल्जर हो गए, माइकल सैंडल्स हो गए। लाइब्रेटेरियन क्रिटिक रॉबर्ट नॉजिक किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रॉल्स को, वो देखेंगे। साथ ही में जो कार्ल मार्क्स थे या मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट थे, वो किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सुसान मोलर ओकिन, जो कि एक फेमिनिस्ट क्रिटिक थे, किसके, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के। और साथ ही में एक इंडियन थिंकर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर हमारे
इंडिया के इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 3 ऑफ जस्टिस, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहाँ पे जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको समझ गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।